हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे दंडकारण्य के पठार के बारे में। ये दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में कहाँ है और किस जगह में है और किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो दंडकारण्य का जो पठार है वो आपका जो छत्तीसगढ़ का जब आप मैप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के मैप में जो दक्षिण वाला इलाका है उस पूरे दक्षिण वाले इलाके को हम लोग दंडकारण्य के पठार के नाम से जानते हैं। इसे हम बस्तर का मैदान भी कह सकते हैं। तो दंडकारण्य का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिण में है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान कहाँ पर है? अगर मैं इसको एक छोटे से रफ वर्क में समझाऊं तो जैसे ये मान लेते हैं हमारा ये हो गया छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ का जो ये बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग इसे हम छत्तीसगढ़ के मैदान के रूप में जानते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ मैदान होने की वजह से ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, ये छत्तीसगढ़ मैदान होने की वजह से इसका जो दक्षिण वाला इलाका है, इसके दक्षिण की तरफ एक आपका प्रदेश है जिसे हम दंडकारण्य का पठार या बस्तर के मैदान के नाम से हम जानते हैं। अब बात करें दंडकारण्य का पठार, यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिण में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान ये है और उसका जो दक्षिण वाला इलाका है उस दक्षिण वाले इलाके पर दंडकारण्य का पठार स्थित है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो दंडकारण्य का जो पठार है ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। तो दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक प्रदेश है वो आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, इसको हम छत्तीसगढ़ के मैदान के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो दंडकारण्य का जो पठार है, ये वाला क्षेत्र जनजातीय बहुल्य और वन आच्छादित और खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। तो आपका जो दंडकारण्य का प्रदेश है वो आपके छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में स्थित है। ये आपका जनजातीय बहुल्य क्षेत्र है और वन आच्छादित प्रदेश है। इसके अलावा इस क्षेत्र पर खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाने की वजह से हम जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसे हम खनिज की भूमि भी कह सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में खनिजों की जो भूमि होगा वो आपका छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाला हिस्सा होगा, मतलब आपका पूरा बस्तर संभाग होगा। अब बात करें दंडकारण्य के पठार का स्थिति और विस्तार का। तो दंडकारण्य का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 39,060 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आपका कवर करता है। प्रतिशत के हिसाब से अगर इस 39,060 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो प्रतिशत के हिसाब से 28.91% होता है। अब इस क्षेत्र में जो सम्मिलित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो दंडकारण्य का जो पठार है इसमें पूरे बस्तर संभाग के सभी 7 जिले आते हैं। इसके अलावा दुर्ग संभाग के अंतर्गत वर्तमान में एक नया जिला मोहेला मानपुर ये क्षेत्र भी आपका दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। तो मोहेला मानपुर वाला जो क्षेत्र वो दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है और इसमें सम्मिलित संभागों की संख्या 2 है, जो कि आपके बस्तर संभाग है और दुर्ग संभाग है। बस्तर संभाग के अंतर्गत सभी 7 जिले और दुर्ग संभाग के अंतर्गत केवल मात्र एक जिला जिसका नाम है मोहेला मानपुर क्षेत्र, ये दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें यहाँ की धरातलीय संरचना की, तो ये जो क्षेत्र है काफी उच्चावच है और उच्चावच होने की वजह से इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो करीबन 600 मीटर आकी गई है। मतलब इस क्षेत्र पर मिलने वाले जो पठार है और पहाड़ी इलाके हैं वो उसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर आकी गई है।
अब बात करें यहाँ पर ढाल की, तो इस क्षेत्र का जो ढाल है वो आपका दक्षिण की तरफ है। मतलब इधर से ज़्यादातर निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो ढाल दक्षिणी की ओर होने की वजह से आपके दक्षिणी वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है और इंद्रावती नदी के माध्यम से ये सभी नदियाँ गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती हैं। अब यहाँ की भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं। भूगर्भिक संरचना में यहाँ भूगर्भिक संरचना में यहाँ की जो सेल समूह है, यहाँ पर इसका जो अधिकांश क्षेत्र है वो आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह भी पाया जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो दंडकारण्य पठार का जो आपका भूगर्भिक संरचना है वो आर्कियन सेल समूह के अलावा यहाँ पर धारवाड़ सेल समूह भी पाया जाता है। अब बात करें यहाँ पर मिलने वाले खनिज की, तो यहाँ पर लोहा, अभ्रक, कोरंडम, टीन इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। अब यहाँ पर मिलने वाले मिट्टी, यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी तथा लाल दोमट मिट्टी, ये दोनों मिट्टी की यहाँ पर अधिकता देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बात करें कृषि का, तो यहाँ पर मुख्यतः मोटे अनाज के तौर पर यहाँ पर कोदो कुटको की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है। कोदो कुटकी की खेती के लिए वहाँ की मृदा यहाँ के अनुकूल है। तो यहाँ पर जो मिलने वाली मृदा है वो लाल बलुई मिट्टी तथा लाल दोमट मिट्टी है। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ का वन किस प्रकार का है, तो यहाँ पर सघन वन, ये वाला जो क्षेत्र है वो सघन वनों से आच्छादित है। यहाँ पर आपको साल, सागौन, तेंदू आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं और इस क्षेत्र पर साल वनों की काफ़ी अधिकता देखने को मिलती है। इसीलिए हम इस क्षेत्र को, बस्तर क्षेत्र को, साल वनों का हम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ बात करें अपवाह तंत्र का, तो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि यहाँ का जो ढाल है वो दक्षिण की तरफ है। तो यहाँ से निकलने वाली ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं वो इंद्रावती नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो अपवाह तंत्र में इस प्राकृतिक प्रदेश में बहने वाली नदियाँ गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है और इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वो आपका इंद्रावती नदी है, शबरी नदी है और डंकनी और संकरी नदी है। ये इंद्रावती नदी को याद रखिएगा, ये जो इंद्रावती नदी है इसे हम बस्तर की जीवन रेखा के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात करें यहाँ दंडकारण्य का प्रमुख उपविभाजन। उपविभाजन कहने का मतलब उस क्षेत्र को कितने छोटे छोटे भागों में बांटा गया है उसे ही हम उपविभाजन के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम प्रथम नंबर में पढ़ते हैं कोटरी बेसिन। ये कोटरी बेसिन कहाँ पर है, तो कोटरी बेसिन जो है वो दंडकारण्य के पठार का क्षेत्र है। इसका जो विस्तार है वो राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में है। तो दक्षिण पश्चिम भाग कहने का मतलब होता है ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम बोलने से ये वाला जो इलाका होगा इसे हम कोटरी बेसिन के नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ का अगर दक्षिण पश्चिम इलाका होगा तो ये वाला क्षेत्र होगा, इसे ही हम कोटरी बेसिन के नाम से जानते हैं और इसका जो विस्तार है वो राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में है। मुख्य रूप से ये जो कोटरी बेसिन है इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं या ये कोटरी बेसिन किस जिले में शामिल है, तो यह मुख्यतः आपका मोहेला मानपुर चौकी, कांकेर और नारायणपुर ये वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो कोटरी बेसिन का जो विस्तार है वो मोहेला मानपुर चौकी, कांकेर और नारायणपुर जिले में इसका विस्तार है। और ये कोटरी बेसिन का नाम कोटरी बेसिन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से जो निकलने वाली कोटरी नदी है वो आगे जाकर बीजापुर में इंद्रावती नदी में मिल जाती है। तो कोटरी नदी में कोटरी बेसिन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कोटरी
नदी जो है अपने आसपास एक बेसिन का निर्माण करती है और यही नदी आगे जाकर इंद्रावती नदी में मिलती है। कहाँ पर? बीजापुर में। ये बात हुआ कोटरी बेसिन का। अब बात करें दूसरे नंबर में अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की जो पहाड़ी है उसका जो विस्तार है मुख्यतः आपके कौन से जिले में है? नारायणपुर जिले में है। अबुझमाड़ क्षेत्र जो है ये राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि राज्य का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राज्य का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र आपका अबुझमाड़ क्षेत्र है, जो मुख्यतः नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसीलिए ये राज्य का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र को हम छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से हम जानते हैं। इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अबुझमाड़िया जनजाति भी पाई जाती है। मतलब ये जो अबुझमाड़ की पहाड़ी है, यहाँ पर एक विशिष्ट जनजाति पाई जाती है जिसे अबुझमाड़िया जनजाति के नाम से भी जानते हैं। अबुझमाड़ की पहाड़ी सागौन वनों के लिए भी काफ़ी आपका फेमस है और ये क्षेत्र जो है सागौन वनों से घिरा हुआ है। उसके अलावा नारायणपुर जिले में एक घाटी है जिसे हम खुरसेल घाटी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो खुरसेल घाटी है ये सागौन वृक्ष के लिए काफ़ी फेमस है या प्रसिद्ध है। यहाँ पर नारायणपुर में या अबुझमाड़ क्षेत्र में एक ओरछा नामक जगह है। इस ओरछा नामक जगह को अबुझमाड़ का हम किस नाम से जानते हैं? प्रवेश द्वार के नाम से हम जानते हैं। अब बात करें तीसरे विभाजन का, जिसे हम बस्तर का पठार या दंडकारण्य का पठार के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अगर विस्तार का बात करें तो इसका विस्तार जो है वो कोंडागांव जिले में है तथा बस्तर में है। ये जो बस्तर का पठार और दंडकारण्य का जो उत्तर पूर्वी पठार है, इसका जो विस्तार है ये कोंडागांव तथा बस्तर जिले में आपको देखने को मिलेगा। इस पठार का जो प्रारंभ है वो कोंडागांव के केशकाल से होता है। कोंडागांव में एक जगह है केशकाल और इस क्षेत्र से इसका प्रारंभ होता है। अब बात करें दंडकारण्य के पठार पर जो कुछ प्रमुख घाटी है हम उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रथम है केशकाल घाटी। केशकाल घाटी का जो विस्तार है वो आपका कोंडागांव जिले में है। इसका एक उपनाम है जिसे हम बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। अ, इस घाटी पर केशकाल घाटी पर एक मंदिर है जिसे हम तेलिन माता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो तेलिन माता का जो मंदिर है वो तेलिन घाटी पर है, जो कि कोंडागांव जिले के अंतर्गत आता है। और इस केशकाल घाटी में टोटल आपके 12 मोड़ हैं। टोटल कितने मोड़ है? 12 मोड़ है। और जो केशकाल घाटी है उसका जो जल विभाजक क्षेत्र है वो इंद्रावती नदी और महानदी के बीच ये जो केशकाल घाटी है ये जल विभाजक का क्या करता है? कार्य करता है। इस प्रकार यह गोदावरी अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र के मध्य भी जल विभाजक का कार्य करता है। अब केशकाल घाटी में एक विशेष चीज आपको याद रखना है कि जो यहाँ जो केशकाल घाटी है इसे हम फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। जो ये केशकाल घाटी है इसे हम फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। अब आगे जानते हैं अगली घाटी कौन सी है। तो अगली घाटी है आपका इंद्रावती घाटी। यह जगदलपुर के पास स्थित है जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। अब तीसरे नंबर की घाटी मतला घाटी। यह इंद्रावती घाटी के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है जिसे हम मतला घाटी के नाम से भी जानते हैं। चौथे नंबर में है दरभा घाटी। यह इंद्रावती घाटी के दक्षिण में स्थित है। इसी तरीके से 5वें नंबर का जो घाटी है वो बस्तानार घाटी है। यह इंद्रावती घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
अब बात करें छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे प्रथम हम बात करते हैं बस्तर का मैदान। ये जो बस्तर का मैदान है, इसका विस्तार जो है बीजापुर तथा सुकमा जिले में है। विशेष में बात करें तो ये सबरी गोदावरी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो बस्तर क्षेत्र की एक मुख्य नदी है सबरी नदी, और इस कारण इस बस्तर के मैदान को सबरी गोदावरी का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर मिलने वाले कुछ पहाड़ी के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका सबसे प्रथम है आपका बैलाडीला का पहाड़ी। ये जो बैलाडीला का जो पहाड़ी है, ये आपका दंतेवाड़ा जिले में है। मुख्यतः इसका विस्तार दंतेवाड़ा जिले में है। और इस बैलाडीला पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये नंदीराज चोटी है, जिसकी औसत ऊंचाई कितना है, 1210 मीटर है। बैलाडीला की पहाड़ी अपने खनिज के लिए फेमस है, और ये बैलाडीला की पहाड़ी में एक तरीके का मतलब वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। और ये जो लौह अयस्क का जो निर्यात है, वो विशाखापट्टनम बंदरगाह से कौन से देश को किया जाता है, जापान को किया जाता है। तो यहाँ पर जो मिलने वाला लौह अयस्क खनिज है, इसका जो आपका निर्यात है, वो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को किया जाता है। उसके बाद बैलाडीला की जो पहाड़ी है, वो छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीनतम सेल मतलब आपका आर्कियन सेल से निर्मित है। बैलाडीला की पहाड़ी पर कुछ लौह अयस्क खान है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जैसा आपका पहला है किरदुल, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी, ये एक तरीके का खान है। दूसरा है आपका बैलाडीला। बैलाडीला आपका इसकी स्थापना 1980। और जो तीसरा है आपका बचेली, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ये बात हुआ वहाँ पर मिलने वाले आपका पहाड़ी के बारे में। अब बात करें दूसरी पहाड़ी आपका रावघाट की पहाड़ी, जो कि जिसका जो विस्तार है मुख्यतः आपका कांकेर और नारायणपुर जिले में है। रावघाट की पहाड़ी भी लौह अयस्क के भंडार के लिए विख्यात है। अब बात करें तीसरे नंबर की पहाड़ी, जिसका नाम है आरी डोंगरी की पहाड़ी। इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः कांकेर जिले में है, और कांकेर जिले में होने के साथ ये कांकेर जिले के अंतर्गत आने वाले भानु प्रतापपुर तहसील पर भी है। और आरी डोंगरी की पहाड़ी भी लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चौथे नंबर की पहाड़ी गड़िया पहाड़। यह इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर गड़िया महोत्सव मनाया जाता है, और यह प्रति साल मतलब प्रति वर्ष सितंबर महीने में आयोजित की जाती है। अब पाँचवें नंबर का जो पहाड़ी है, जिसका नाम है मलाज कुंडम पहाड़ी। यहाँ से आपका दूध नदी का उद्गम होता है, और ये नदी पर एक तरीके का जलप्रपात है, जिसका नाम है आपका मलाज कुंडम जलप्रपात, जो कि किस पर है, आपका दूध नदी पर है। अब यहाँ प्रमुख घाटी की बात करते हैं हम लोग। जैसे आपका फर्स्ट वन है खुरसेल घाटी। ये जो है आपका नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है, और यहाँ सर्वोत्तम किस्म का यहाँ पर आपका क्या मिलने देखने को मिलता है, सागौन नामक वृक्ष पाया जाता है। दूसरा यहाँ पर बात करें घाटी में विनीता घाटी, जिसका आपका विस्तार है वो आपका बस्तर जिले में है, और इसे हम बस्तर का कश्मीर के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरे नंबर में केशकाल घाटी, जो कि कोंडागांव जिले के अंतर्गत आता है, और इसे हम बस्तर का प्रवेश द्वार या फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। चौथे नंबर में आपका धरवा घाटी है, जो कि आपका बस्तर जिले के अंतर्गत आता है, और पांचवें नंबर में आपका झीरम घाटी है, जो कि आपका सुकमा जिले के अंतर्गत आता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा जो दंडकारण्य का जो पठार है, जो कि छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, आपको पसंद आया होगा। अब अगले क्लास में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगले क्लास में हम मैथ्स और साइंस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा ये बनाया गया वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।